पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। यानी बहुत तरह की इस तरह की बातें जहनों में बचपन से लोगों के दिलों में होती हैं कि अगर कोई पढ़ता लिखता है तो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, समाज और दुनिया के भले के लिए काम करता है। लेकिन जब आपको यह सुनने को मिलता है कि कोई डॉक्टर जिसने पढ़ लिख कर डॉक्टरी का पेशा इख्तियार करके डॉक्टर बन के उसने कुछ ऐसा काम किया जिसने लोगों की जिंदगियां छीन ली, उसने कहीं धमाके कर दिए, उसने कहीं आतंकी साजिश में अपना किरदार निभा दिया, तो वाकई फिर सोचना पड़ता है कि किसने कहा था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। दरअसल हम आज इस जो मकूला है इसके जरिए से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल पढ़ने लिखने के बाद भी अगर कोई भटक जाता है, सीधे रास्ते से भटक जाता है, इंसानियत की खिदमत के बजाय इंसानियत का दुश्मन बन जाता है, तो यह क्यों बन जाता है? इसकी वजह क्या है? क्या ऐसे फैक्टर्स हैं? कौन कौन से ऐसे उनसर हैं? क्या क्या ऐसे वजूहात हैं जो किसी इंसान को इस तरफ कदम बढ़ाने पर मजबूर करती हैं, जिसे हम कहते हैं शिद्दत पसंदी या रेडिकलाइजेशन या बुनियाद परस्ती? ये कहां से आती है? ये क्यों आती है? और ये इस हद तक कैसे आ जाती है कि पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर वो कुछ ऐसे काम कर बैठता है जिसके बारे में तस्वुर भी करना मुश्किल है। ऐसे कई अहम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए आज हमने इसका अनुमान रखा है कि कट्टरपंथ पर यानी शिद्दत पसंदी पर लगाम कैसे लगे। जो हादसा पेश आया, अब इसे हादसा ही कहें, जिनके साथ पेश आया उनके साथ तो उनके लिए तो हादसा ही है, लेकिन जिन्होंने किया, जिन्होंने इसकी मंसूबाबंदी की, उनके लिए हादसा नहीं है। उनके लिए तो उनका एक मिशन था, इसको उन्होंने पूरा कर दिया, आधा अधूरा चाहे पूरा, ये अलग बात है। लेकिन ये उन तमाम लोगों के लिए जिनके साथ अचानक पेश आ गया, जो इसके जद में आ गए, जिनकी जानें चली गई, जो जख्मी हो गए, जिनके घर का चिराग कोई गुल हो गया, कोई यतीम हो गया, कोई बेवा हो गई, कई ऐसी चीजें हो गई। चाहे आप दिल्ली में देखें या फिर आप नौगाम में देखें, मामला तो एक ही है ना। ठीक है, नौगाम में वहां पर कुछ मिस हैंडलिंग हो गई या वो एक हादसा कहा जा सकता है, लेकिन वो तार जुड़े कहां से थे? वो एक्सप्लोसिव आया कहां से था? उस एक्सप्लोसिव को फरीदाबाद तक पहुंचाया किसने था? क्या मकसद था? दरअसल कई ऐसे सवाल हैं और कुछ ऐसी चीजें समाज में कई बार हो जाया करती हैं, लेकिन उसका रास्ता, इंसाफ को हासिल करने का रास्ता कानून के तहत होना चाहिए। अगर आपको लगता भी है कि कुछ आपके साथ नाइंसाफी हुई है, अगर आपको लगता भी है कि आपके साथ कुछ अनदेखी हुई है, अगर आपको लगता भी है कि आपके साथ कुछ भेदभाव हुआ है, तो कानून है, अदालतें हैं। लेकिन यह हालत कि मां बाप काफी अरमानों से, काफी मशक्कत से बच्चे को पढ़ाते हैं, उसे अच्छी तालीम देते हैं ताकि उसका करियर अच्छा बनेगा, उसका पूरे खानदान पर, पूरे शहर पर, पूरे जो है रियासत में उसका नाम होगा। लेकिन आज देखिए क्या हाल है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, फरीदाबाद, दिल्ली, हर जगह पर सिर्फ एक ही चर्चा है कि कुछ लोगों ने धमाके किए और उन कुछ लोगों में डॉक्टर्स शामिल हैं। हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं आज इस बहुत ही हसास मौजू पर, उनसे बहुत मैं चाहूंगा कि वो बिल्कुल अपने दिल पर हाथ रख करके ये बताएं कि आखिर ये जो मौजू हमने आज चुना है इसकी वजह क्या है। ये कट्टरपंथ, ये शिद्दत पसंदी जो हम नाम देते हैं, ये कहां से आता है? हमारे साथ जावेद बेग, सोशल एक्टिविस्ट, वो जुड़ेंगे। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। AK जैन, फॉर्मर DGP हैं यूपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं असलम रिजवी साहब, मौलाना असलम रिजवी साहब। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। देखिए, ये जो लफ्ज़ है ना कट्टरपंथ या शिद्दत पसंदी, इससे कई परिभाषाएं हैं, अभी आप सुनेंगे। मैं एक सवाल सिंपल सा लेकर के अपने तमाम मेहमानों के पास जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं AK जैन साहब से, फॉर्मर DGP यूपी के। जैन साहब, हमारा जो आज शीर्षक है, जो आज हमने जो मौजू रखा है, वो है कट्टरपंथ पर कैसे लगे लगाम। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये ठीक है? अगर ये ठीक है तो आपको क्यों ठीक लगता है और इसका जवाब क्या है? डॉक्टर साहब, जैन साहब। देखिए, कट्टरपंथ
की कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी में। जी। हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। कट्टरपंथ, हो सकता है कुछ लोग इसको फॉलो करें, पर अंततः उसका हश्र बड़ा बुरा होना है उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके मोहल्ले के लिए, उनकी बिरादरी के लिए, उनके प्रदेश के लिए, जैसा आपने कहा रियासत के लिए। हम्म। इससे मिलना कुछ नहीं है। बड़ा देश है 140 करोड़ का, कुछ कुर्बानियां दी जा सकती हैं, पर जो पकड़ धकड़ हो रही है इससे कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। पढ़े हम्म। लिखे डॉक्टर हम्म। जेलों में डाले जाएंगे, दसियों साल जेल में रहेंगे। हम्म। माँ बाप ने कितने अरमानों से पढ़ाया होगा, कहाँ कहाँ से पैसा जुटाकर। अच्छा, गवर्नमेंट भी फंडिंग करती है, सब्सिडाइज्ड हैं ये सब मेडिकल कॉलेजेस। फिर ये सब इस तरह से रेडिकलाइज होना, ये हमारे ऊपर है। कल मैं चाहूं कि मुझे कोई बिगाड़े, तो उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, कोई और जिम्मेदार नहीं है। ये कहना कि किसी ने उसने रेडिकलाइज कर दिया, वो क्या करें। हम्म। अगर हम में कमजोरी है, हमने क्या किया, अपने को उड़ा लिया, क्या किया, घर भी डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी इज्जत चली गई पूरे खानदान की, पकड़ के लोग बाग ले जाए जा रहे हैं, पूछताछ हो रही है। ये यूथ को समझना होगा कि इस सबसे कुछ नहीं बनने वाला है। ये हमास के जो सोच रहे हैं, हमास का क्या हश्र हुआ है, अब उन्होंने भी देखा होगा। ये रॉकेट का, एक ड्रोन की तैयारी, रॉकेट्स की तैयारी, कि किस तरीके से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। हम्म। इन सब से कुछ मिलने वाला नहीं है। बड़े अफसोस की बात यह है कि सो कॉल्ड जो मौलवी और लोग हैं, हम्म। जिनका काम है कि सही रास्ते पे हम्म। यूथ को ले जाना, वही बरगलाने में लगे हुए हैं, वही जो हैं गुमराह कर रहे हैं। और खुद बैठ के अपना, भाई खुद जाइए, खुद अपने को फिदाइन बना लीजिए। हम्म। आप दूसरे को क्यों, नौजवानों को क्यों उकसा रहे हैं, उनकी क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनके क्यों परिवार बर्बाद कर रहे हैं। तो ये एक सभी कश्मीरी यूथ से मेरी अपील होगी कि जी। इसको समझें, जी। इसको समझें। इससे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। इससे कोई कुछ भी अचीव नहीं होने वाला, कहीं पर भी कोई इससे कुछ नहीं अचीव कर पा रहा है। जी। जी। चलिए, मैं इस पर फिर और आगे आपसे बात करता हूँ। अपने तमाम मेहमानों से अभी एक एक करके जुड़ ले। हमारे साथ, जैसा मैंने पहले बताया, कि इस्लामिक स्कॉलर भी मौजूद है, असलम रिजवी साहब। असलम साहब, मेरा आपसे सवाल यही होगा कि ये बात कही जाती है कि ये कट्टरपंथ जो है, या शिद्दत पसंदी, ये इन हालात को जन्म दे रही है, और इसकी वजह से पढ़ा लिखा नौजवान, पढ़ा लिखा जो प्रोफेशनल, वो भी गुमराह हो जा रहा है। और आखिरकार नतीजा क्या हो रहा है, जैसा भी एक ही जैन साहब ने कहा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसको कैसे समझा जाए, कितना ये घातक है, कितना ये तबाहकुन है, लेकिन ये सोच पैदा ही क्यों होती है? आ, मैं पैनल में मौजूद तमाम जो हमारे मोहतरम मेहमान मौजूद हैं, उनको आदाब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जी। और विशाल भाई, आपको भी मेरा सलाम। हम्म। बात असल में हम लोग जड़ तक पहुंचना चाहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऊपर ऊपर अगर हम देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा, लेकिन अगर हम गहराई में उतरेंगे तो ये जो शिद्दत पसंदी है, ये कहाँ से आई है, इसकी जड़ क्या है। हमारे फॉर्मर डीजीपी साहब ने फरमाया कि जो उलमा हैं, जो मौलाना हैं, हम्म। उनको इसमें आगे आना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। बात यहाँ पर उलमा और मौलाना की नहीं है, बल्कि जब हम कट्टरपंथ को देखते हैं हम्म। तो हमको और ज़्यादा पास्ट में जाना होगा। हम्म। प्रेजेंट देखेंगे तो बात कुछ और समझ में आएगी, लेकिन जब पास्ट में जाएंगे, और पास्ट में भी बहुत नज़दीक वाला पास्ट नहीं, बल्कि माजी बईद, हम्म। यानी काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये असल में कुछ ऐसे मुल्क हैं। मैं कहिए तो नाम भी ले सकता हूँ। हम्म। एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है, हम्म। और उसके लिए मेरे पास एविडेंस है, दलील है। कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मिसाल देता हूँ तालिबान की, हम्म। मैं मिसाल देता हूँ मुजाहिदीन अफगानिस्तान की, हम्म। मैं मिसाल देता हूँ उसामा बिन लादेन की, मैं मिसाल देना चाहता हूँ आईएसआईएस की। हम्म। अगर आप
इनकी गहराई में जाएंगे तो ये वो लोग हैं कि जिनकी परवरिश करने वाले, इनको पालने पोसने वाले कौन लोग हैं दुनिया जानती है। ये सबसे बड़ा दहशतगर्द इस सदी का उसामा बिन लादेन है। ये इसे किसने पाला था, ये किसकी आगोश में पला बढ़ा है। तो हमें अगर वहां से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये लोग जो हैं, और इन्हीं के जरिए से हमारे हमसाए पड़ोसी मुल्क में जो है दहशतगर्दी फैली, और उन लोगों ने हमारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर, कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में बम ब्लास्ट किया, और इससे इस्लाम का नाम खराब हुआ और दुनिया को एक मैसेज और एक पैगाम गया कि साहब मुसलमान जो हैं शिद्दत पसंद होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं। जबकि अगर आप गहराई में उतरेंगे तो आप ये देखेंगे कि साहब मुसलमान के हाथ में तो बंदूक है, लेकिन ये बंदूक किसने हाथ में दी है, हमें इसमें सोचना पड़ेगा। और अब वक्त आ गया है कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट आप जैसे जो हैं वो इस पर बहस करें कि साहब ये दहशतगर्दी आई कहाँ से है और इसका जिम्मेदार कौन है। कौन है जो इससे इनकार करेगा कि तालिबान को पालने में अमेरिका का हाथ नहीं है। ISIS जिसने इस कदर दहशतगर्दी फैलाई है कि इंसानियत जो है आज भी शर्मसार है। मैं तो इनको भेड़िया भी नहीं कहता हूँ ISIS को, क्यों, मुझे यकीन है कि अगर मैं इनको भेड़िया कहूँगा तो वो लोग भी हमसे नाराज हो जाएंगे कि हम जो कुछ भी करते हैं वो जी हमारी फितरत में दाखिल है। जी जी लेकिन आप तो इंसान थे, ठीक है। आपने जो जुल्म किया है हाँ वो भी जो है जानवर, बड़े बड़े दहशतगर्द भी जो हैं जो तारीख में गुजरे हैं, इस जमाने के दहशतगर्द के सामने वो शर्मिंदा नजर आएंगे। तो मैं मोटू तो बस सिर्फ इतना छोटा सा एक जवाब चाहूंगा कि आप जो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या आपको ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की दहशतगर्दी, ये तो हम हमेशा देखते रहे कि सरहद पार से किस तरह से उसको प्रोवोक भी किया जाता है, उसको शेल्टर भी किया जाता है, उसको स्पॉन्सर भी किया जाता है, तो क्या हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो पड़ोस की ही देन है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर अगर वहां से तग़ज़िया इनकी ना हो, इनको गज़ा फराहम ना किया जाए, तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुस्तान में जो है बम ब्लास्ट कर सकें या यहाँ पर दहशतगर्दी फैला ठीक है, सकें। डॉक्टर अभिजीत हमारे बहरहाल साथ मौजूद है। अब मैं जरा फर्स्ट राउंड उससे भी ले लूं। मौलाना साहब, डॉक्टर अभिजीत असोटिया, स्पोक्सपर्सन BJP। डॉक्टर अभिजीत, ये कट्टरपंथ जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा हट के चर्चा करें कि दरअसल ये जन्म ही क्यों ले रहा है, कहां से जन्म ले रहा है, इसको कैसे उसका खात्मा किया जा सकता है। जब तक उसको हम समझे ना, किसी जख्म के ऊपर से हम लाख बरहम लगा दें और अंदर से उसको सूखने की या उसको मवाद खत्म होने की कोई दवा ना दे, तो क्या वो काफी है? डॉक्टर अभिजीत। विशाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी नमस्कार हो रहा था। मैं आज सबसे पहले आपकी सराहना करना चाहूंगा, आपने बहुत बढ़िया आज पैनल बुलाया हुआ है जिसमें हमारे साथ फॉर्मर DGP भी हैं और रिजवी साहब भी हैं, और मुझे लगता है कि इसमें हम बड़ी संजीदा बात कर रहे हैं। और जब हम संजीदा बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं रिजवी साहब की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि किसने शुरू किया और कहाँ से शुरू किया। और इन लोगों का कसूर यही रहा, उन देशों का कसूर शायद यही रहा कि बहुत सारे इन देशों में गलती से तेल निकल आया, और वो जो वॉर चल रही थी कि किस तरह से इन रिसोर्सेज को हम अपने काबू में ला सके, तो जिस देश का अब इन्होंने नाम लिया, उन्होंने फिर यही तालिबान और ये सब कुछ, ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट पैदा किए। खैर, अगर आप किसी के घर में अगर आप ऐसा करोगे तो फिर उसका आखिरकार आपका घर भी जलेगा, जो कि लास्ट में जाके 9/11 अगर याद हो आपको, तो बेचारे कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यही होता है जब आप अमन सुकून की बात नहीं करेंगे, जब आपको लगेगा कि आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ भी करूं, भले वो हिरोशिमा नागासाकी जैसे मैं जो ब्लास्ट करके और उन मासूम लोगों की जान बहाऊं, तो हम समझ सकते हैं कहां से कहां क्या शुरुआत हुई। और जो कुछ एक पावर को पाने के लिए इन मुल्कों ने किया, अगर आज खुद को डेवलप्ड मुल्क समझ रहे हैं, तो किन की चिताओं पर या किन की कब्रों पे आपने डेवलप किया है अपने मुल्क को, हम अच्छी तरह से जानते हैं इन सब चीजों को। हम तो खुद 200 साल तक एक इसी तरह के मुल्क के हम लोग भी शिकार रहे कि हमारे को भी गुलाम इनका रहना पड़ा जी। लेकिन चीजें बदल गई, चीजें बदली, लेकिन इनकी फितरत, इनकी सोच फिर भी नहीं बदली। और ये जब नहीं बदलती तो पहुंचती पहुंचती वो जो आग थी इन मुल्कों से होती होती, अफगानिस्तान से होती होती पाकिस्तान के पास पहुंच गई। अब पाकिस्तान का मुल्क को अगर आप देखें, थोड़ा सा इनका इतिहास देखें, सबसे पहले जब इनके सर पे छत आई तो हिंदुस्तान ने इन्हें पैसे दिए थे, और इन्होंने क्या किया था, उसके बदले में इन्होंने यहाँ से जो है कवाली का अटैक किया। और वो कवाली क्या थे, वही पाकिस्तान की आर्मी थी जो कवाली के बेस में अपने साथ मिलाकर अटैक किया। खैर, मुंह तोड़ जवाब तब दिया गया। उसके बाद जब लड़ाई हुई तो कई कंट्रीज में अगर आप देखें, चाहे वो
वियतनाम वाली लड़ाई रही या कोरियन में जो लड़ाई रही, उसमें जूट बैग्स यूज हुआ करते थे। वो जूट बैग्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जूट बहुत हुआ करती थी, वहां से जो पैसे आए तो इन्होंने इंडिया के साथ उस समय अगर आप देखें तो युद्ध कर लिया। तो जब जब पाकिस्तान के पैसे आए, इन्होंने उसामा बिन लादेन को अपने पास छुपाया, उसके बदले में जो इनको पैसे लगे वो भी इन्होंने हमेशा हिंदुस्तान पे अपनी इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद अफगानिस्तान, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है, वहां से बाहर ड्रग्स नहीं बिक सकती है, तो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई वो तो उनकी ड्रग्स बेच बेच कर अपना खर्चा चलाती है। तो वही चीजों का जो है, जब आपके पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो ऑब्वियसली आपके घर में तो वो पहुंचेगा ही। वहीं से जो चीजें ये आती हैं, इसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं, हम अच्छी तरह से पता है। लेकिन मैं सराहना करूंगा रिजवी साहब की कि उन्होंने बिल्कुल रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर आज मुझे लगता है एक बड़ी डिफरेंट डिबेट रही है जिसके ऊपर उन्होंने बात की है। ठीक है, हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, जावेद बेग, सोशल एक्टिविस्ट है। मैं उसका भी फर्स्ट राउंड ले लेता हूं, फिर मैं तमाम मेहमानों के पास इस सवाल के साथ जाऊंगा कि अगर आपने मर्ज पकड़ लिया है तो इसकी दवा क्या है। जावेद बेग, सोशल एक्टिविस्ट। जावेद, कट्टरपंथ कैसे खत्म हो रहा है? रेडिकलाइजेशन का ये प्रोसेस शुरू ही क्यों हो रहा है? ये क्या ऐसी चीज है कि लोग पढ़ लिख करके ये जानते हुए कि हमारे साथ हमारा अंजाम ऐसा हो सकता है? क्योंकि इसकी मिसालें भरी पड़ी है कि जिन्होंने हाथों में बंदूक उठाया, जिन्होंने जो है रेडिकलाइज होकर के कुछ गलत कदम उठाए, फिर उनका अंजाम कैसा, वो भरी पड़े हैं ऐसे दास्तानें। फिर भी अगर कोई रेडिकलाइज हो रहे हैं तो क्यों? विशाल, यही तो एक बिग क्वेश्चन तो यही है, आखिर क्यों? मेरी समझ में है कि इसमें हम काफी हद तक जिम्मेदार हैं, सिस्टम काफी हद तक जिम्मेदार है। मैं जिस जगह से आपके साथ जुड़ा हूं, इस जगह का नाम बीरवा है और यह जिला बड़गाम में आता है जी। यहां 99 में एक कश्मीरी पंडित गांव था, वहां 8 लोगों को मारा गया, गांव उजाड़ दिया गया। और जो लोग मुलविस थे, हम छोटे थे, हमें हमारे बुजुर्गों ने कहा कि फलाना टेररिस्ट इसमें मुलविस था, फलाना आदमी, ढिमकाना आदमी। और आज मैं उन लोगों को देख रहा हूं, वो सिस्टम का हिस्सा बने हैं। उनमें कुछ टीचर है, कोई किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, किसी ने उस पर फिर बात ही नहीं की। अब मुझे बताइए, once a killer, once a terrorist is always a terrorist. Period. जो आइडियोलॉजी आज अपने से दूसरे लोगों से नफरत करे, जो आइडियोलॉजी मजहब के नाम पे दूसरे मजहब के मानने वाले लोगों से नफरत करे, उन्हें मारने में साजिशें करे, उनके घर लूटने में साजिशें करे, वो आज कैसे मेन स्ट्रीम होगी? चलिए मानते हैं कि वो नाकाम हुए, वो मेन स्ट्रीम हो गए, लेकिन वो जो नफरतें अंदर थी, उसके लिए हमारे पास क्या है? हम कैसे देखें कि वो नफरतें बढ़ गई है कि कम हो गई है? वो नफरतें बढ़ गई है। यही गलती 40-50 साल पहले एक आइडियोलॉजी के लोगों को सिस्टम में लाया गया। वो लोग आज रिटायर होकर अपना असली रूप दिखा रहे हैं। एक आइडियोलॉजी, जमात इस्लाम की आइडियोलॉजी, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ओपन। जमात इस्लामी के लोगों को 40 साल 50 साल पहले सिस्टम में लाया गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट और बाकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उनको लाया गया। उन्होंने उस वक्त टोकन रिजिग्नेशन दी रुकने जमात से। आज वो रिटायर होकर, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, मेरे सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं, वो इतनी जहरीली सोच वो इस वक्त एडवोकेट कर रहे हैं। ऊपर वाला ही बचाए हमें। जो लोग नेशनलिज्म का जावेद, आप कश्मीर से बिलोंग भी करते हैं, जम्मू कश्मीर से। जावेद, मेरा सवाल जावेद यहाँ पर ये, जावेद कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है जी, मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए। हाँ ठीक है। वो लोग आज के डेट में इतने पावरफुल हो गए हैं, वो सिस्टम में उनकी साथ इतनी पावरफुल है कि हम उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। आप मुझे बताइए, कैसे आप अपने सिस्टम में आपने दीमक को रखा है, कैसे हम उनके साथ लड़े? उनकी आइडियोलॉजी की वजह से डॉक्टर उमर जैसे लोग दहशतगर्द बने। डॉक्टर उमर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम टेररिस्टों के साथ निपट लेंगे, टेररिज्म के साथ निपट लेंगे। लेकिन जो लोग हमारे घरों में बैठकर उस टेररिज्म वाली आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, कैसे हम उनके साथ लड़े? ये तो हमें हुकूमत को बोलना है ना। मैं एज ए मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी का एक अदना सा मेंबर हूं, मैं अकेले लड़ रहा हूं उस आइडियोलॉजी के साथ। पूरे कश्मीर में मैं सिर्फ एक शख्स हूं जो उस पूरी आइडियोलॉजी के साथ लड़ रहा हूं, और वो आइडियोलॉजी सिस्टम में उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। यही एक प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारे डॉक्टर भी आप दहशतगर्द बन रहे हैं। डॉक्टर की इंस्टीट्यूशन से मुझे कोई गिला नहीं है, डॉक्टरों की इंस्टीट्यूशन बाकी इंस्टीट्यूशंस की तरह होली है, बट ये जो इंडिविजुअल्स है जिनके हाथ में सिस्टम का पावर है, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है।
ठीक है। और हमें कोई भी तवक्का नहीं रखना है कि ठीक वो है। कभी मेन स्ट्रीम होंगे। ओके, एक जैन साहब, मैं आपके पास आता हूं। आप डीजीपी रह चुके हैं, अब काफी काफी तजुर्बे की बात आपसे हम हमारे दर्शक सुन सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जैसा अभी बताया मौलाना असलम रिजवी साहब ने कि इसका एक इंटरनेशनल जो एक फिनोमेना है, मतलब इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है, और कैसे उन्होंने उसको वहां से सीरिया और फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि वहां पर अफगानिस्तान, फिर इधर पाकिस्तान, फिर इधर कश्मीर। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं एक जैन साहब कि कश्मीर में अगर आज टेररिज्म है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या उस वजह को हील नहीं किया जा सकता? क्या गिरफ्तारियां, क्या डिटेंशन, क्या मतलब घरों को तबाह कर देना? हालांकि उस घर में रहने वाले कई लोगों से अक्सर बहस हो जाती है कि भाई उस घर में उनके माँ बाप भी रहते थे, अब वो कहाँ जाएंगे, उसका इंतजाम ने किया क्या? बहरहाल फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हाउ टू हील दिस। जब तक हम बीमारी, कहते हैं ना कि सिम्टम को पकड़ने के बाद क्या है, क्या बेसिक बुनियादी चीजें हैं जो करना होगा, जो आपने जो अभी बताया अपने फर्स्ट राउंड में, अब उसका इलाज क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। इलाज तो यही है, समाज के लोग इसका इलाज करेंगे। जो सीनियर्स हैं, जो प्रीचर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो इसका इलाज करेंगे। पेरेंट्स हैं, वो समझाएंगे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जेएनके की जो मैं देखता हूँ। वहां जिनके ऊपर जिम्मा है सिखाने का, पढ़ाने का, वो तो कुछ और ही कर रहे हैं। इनको झोंक रहे हैं आग में। खुद के बच्चे उनके बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं। वो करोड़ों रुपए की उनकी, करोड़ों की उनकी हैसियत है। लेकिन जैन साहब देखिए, ये बातें बिल्कुल सही आप जो कह रहे हैं, ठीक। अभी जावेद ने बताया कि वो सिस्टम का पार्ट बन गया, लेकिन इसमें तो नुमायां कमी आई है ना। आज कोई जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नहीं है, आज कोई उस तरह की कॉल नहीं है कि भाई कल स्ट्राइक होगा या परसों स्ट्राइक होगा, आज कोई उस तरह का मूवमेंट नहीं है। काफी लंबा समय वहां पर हमारी सरकारें दे रही हैं, मतलब एक के बाद एक, और वहां पर ये दावे भी हो रहे हैं कि हम बस अब दहशतगर्दी जो आखिरी सांस ले रहा है, फिर भी अगर ये पनप रहा है तो क्यों? मेरा सवाल ये है। देखिए, वो जो पनप रहा है वो कुछ गुमराह युवक युवती हैं जो कि उसमें उनके कहने में आ रहे हैं। बाकी लोगों की समझ में आ रहा है जी। कश्मीर प्रॉस्पर कर रहा है, कश्मीर में टूरिज्म पनप रहा है जी। आपने देखा पहलगाम इंसिडेंट के बाद लोगों ने उसको अपोज किया, कश्मीरियों ने अपोज किया जी। वो तो सब आपके पूरा होटल्स खाली हो गए, सब ये हो गया। तो ये तो लोगों को तय करना होगा कि उनको कौन सा रास्ता चुनना है। बिल्कुल ठीक है। और ऐसे लोगों को, जबकि पब्लिक उनको अपोज नहीं करेगी, जब तक पब्लिक खुलकर सामने नहीं आएगी अपने पड़ोसी के खिलाफ कि इसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, तब तक इस पे रोक नहीं लग पाएगी। और उसको रोकने में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी पूरा सहयोग करेगी। गवर्नमेंट का बहुत सी स्कीम्स चल रही हैं जिसमें कि अगर कोई लोग गुमराह हो रहे हैं उनको किस तरीके से मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ये प्रयास होना चाहिए। ठीक है। मौलाना असलम रिजवी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने जो बताया ये अलग अलग खित्ते में अलग अलग इसकी वजूहात हो सकती हैं। एक बहुत बड़ा आपने रीजन और बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव दे दिया कि मैं जम्मू कश्मीर के इसके लिए खासतौर से जानना चाहता हूं कि इसका इलाज आपकी नजर में क्या है, थोड़ा इख्तिसार के साथ। देखिए, सबसे बड़ा काम तो इसमें मीडिया ही कर सकता है। आज जो सूरत हाल है, जब आप कोई भी चैनल आप देखते हैं तो उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसका असर जो वो जवान जो बहुत जल्दी बहक जाते हैं, जो कमजोर हैं फिक्री और ज़हनी एतबार से, उन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है। लिहाजा मैं आपके इस अहम चैनल के जरिए से गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम्स आप लोग इस चैनल पर नश्र कीजिए कि जिससे एक मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम पहुंचे। और हिंदू मुसलमान वाली जो बहसें की जाती हैं, अभी मेरे अभिजीत जी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, बहुत खूबसूरत अंदाज से बात कर रहे थे। ऐसे लोगों की जरूरत है। ऐसे स्पोक्स पर्सन आए जो माशाल्लाह बीजेपी के हैं लेकिन बहुत सुलझी बात कर रहे थे। इसका एक आपने जोड़ दिया है बीजेपी के हैं, लेकिन बहरहाल मैं अभी जाऊंगा जसूर साहब के पास। नहीं, मुझे अच्छा लगा कि ऐसे लोग जो है आगे आए। और एक आर्टिकल मेरे पास आया था, उसमें मैंने पढ़ा था, बड़ा अच्छा आर्टिकल था, अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको भेज भी दूंगा। उसमें यही सवाल किया गया था कि दहशतगर्दी पर कैसे जो है लगाम लगे। तो उसका सबसे बड़ा काम यह है कि हुकूमत हिंद को, भारत सरकार को आगे आना होगा और इसके लिए जो है जैसे और तमाम काम वो शद्दोमत के साथ हमारी गवर्नमेंट कर रही है, वैसे इसको भी करना होगा और इसको सीरियस लेना होगा। ओके डॉक्टर अभिजीत, छोटा सा एक कमेंट आपका भी कि क्या किया जाना चाहिए
जो बहुत से सबने अपनी अपनी राय दी है, डॉक्टर ए के जैन साहब ने अपनी बात रखी है, मौलाना रिजवी ने अपनी बात रखी है, आपको क्या लगता है, क्या जरूरत है, वक्त की जरूरत क्या है? देखिए, मैंने जब भी, क्योंकि कश्मीर का मेरा एक्सपीरियंस 20-25 साल का है और मैंने दोनों ही साइड्स को देखा है बड़े अच्छे से, और शायद यही एक कारण है हाँ। कि मैं हमेशा जब चीजों को देखता हूँ मैं बड़ी पारदर्शिता से उनकी तरफ देखता हूँ, शायद मैं एक साइड रोकर नहीं देखता। लेकिन बात यह आती है कि कहीं ना कहीं जहां पर जिनसे मेरे कचात हैं वो है सिविल सोसाइटी की कश्मीर। सिविल सोसाइटी को जिस तरह से अपना एक दायित्व निभाना चाहिए था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से और खासकर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। आप देखिए, इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद भी आप महबूबा मुफ्ती साहिबा के बयान देखें, फारूक साहब के देखें, उमर साहब के देखें, ये सब कट्टरपंथी की ओर लेकर जाते हैं। कल जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर भी मैंने ये बात की कि आपके लिए तो बड़ा आसान है, यहाँ से आप कोई भी स्टेटमेंट दे दोगे, लेकिन जो बच्चे, मैं सिर्फ कश्मीर के बच्चों की बात नहीं कर रहा, मेरे जम्मू के बच्चे भी आज अगर जम्मू कश्मीर से बाहर नौकरी करने जा रहे हैं, कोई बेचारा 8 महीने शॉल बुनने के बाद आज शॉल बेचने के लिए कहीं जा रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सिविल सोसाइटीज को ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, जावेद जैसे लोग और ज्यादा होने चाहिए? जी बिल्कुल, सिविल सोसाइटी का अपना एक दायित्व है, और ये जो कट्टरपंथी फैलाने वाली पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि हमें पता है 87 से पहले का आप कश्मीर का डाटा निकाल लीजिए, ठीक है, सबसे बड़ी घटना क्या करती थी, लाल चौक पे चाकू। पॉलिटिक्स हर हाल में अपना रास्ता ढूंढती है, सियासत जो है वो कारफरमा होती है। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं, कोई जरूरत नहीं है कंक्लूड करने की मुझे। आप जिन लोगों को भी आपने सुना, उन्होंने क्या बातें कही हैं, उसमें से बहुत कुछ लेने के लिए है। बस ये जरूरी है कि हमें हर हाल में ये सोचना चाहिए कि हम क्या कदम उठाएं कि हमारा भी नाम हो, देश का भी नाम हो, ये बदनामी ना हो जो आज उन लोगों के घर वालों को, रिश्तेदारों को झेलनी पड़ रही है, और उनकी पूरी कम्युनिटी को झेलनी पड़ रही है, उनके रीजन को झेलनी पड़ रही है कि सीएम को यह कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर का हर बंदा आतंकवादी नहीं है। ये सीएम को कहना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये छाप लग जाती है अगर आप ऐसे कदम उठाते हैं। तो होश में आइए और तरक्की के लिए बढ़िए, विकास के लिए बढ़िए, और इन नापाक हरकतों से दूर हो जाइए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजूद पर अपना वक्त देने के लिए। आप हमें दें इजाजत, आदाब।